मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का जो हमारा चैप्टर चल रहा था सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में हमने कई सारे वीडियोस बनाए हैं इससे पहले भी। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा अणु संख्या गुणधर्म। ठीक है, अणु संख्या गुणधर्म क्या होता है पहले आप इसका डेफिनेशन नोट कर लीजिए। ओके, फिर इसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है जैसे वासुदाव में अपेक्षिक अवनमन, ये जब हम लोगों ने राउल्ट का नियम पढ़ा था तो उसी वीडियो में इस टॉपिक को भी कंप्लीट कर लिया था, इसका डेरिवेशन भी कर लिया था हम लोगों ने। देन आता है हिमांक में आडवन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वथनांक में उन्नयन और प्रासरण दाव। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से तो मोस्टली इन चार टॉपिक में से एक टॉपिक से एक नया क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। संख्या गुणधर्म क्या होता है? अणु संख्या गुणधर्म विलयन के वे गुण, ठीक है, विलयन के वे गुण जो केवल विलेय के कणों की संख्या पर ही निर्भर करते हैं। ठीक है, विलयन के वे गुण जो केवल विलेय के कणों की संख्या पर ही निर्भर करते हैं अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। ओके, ये अणु संख्या गुणधर्म का डेफिनेशन था, इसे नोट कर लीजिएगा। तो ऐसी कौन कौन सी चीज है, ऐसे कौन कौन से गुण है विलयन के जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं? तो ऐसे चार गुणों के बारे में हम बात करेंगे। एक होता है वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन, एक होता है हिमांक में अवनमन, तीसरा है क्वथनांक में उन्नयन और चौथा है परासरण। ठीक है, तो वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन को हम लोगों ने राउल्ट के नियम वाले में कर लिया था। तो आज हम देखेंगे हिमांक में अवनमन, देन नेक्स्ट में देखेंगे हम क्वथनांक में उन्नयन और नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे परासरण दाब। ओके, तो आज हम पूरा फोकस करेंगे इस टॉपिक के ऊपर कि हिमांक में अवनमन क्या होता है और इसके क्या ग्राफ बनते हैं और इससे क्या क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जो हम टॉपिक देख रहे हैं हिमांक में अवनमन, तो हिमांक में अवनमन क्या होता है इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि हिमांक क्या होता है। ठीक है, हिमांक मतलब आप लोगों ने हिमांक को यदि हम संधि विच्छेद करके देखें हिमांक, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, हिम धन अंक। हिम मतलब क्या होता है? बर्फ। जैसे बोलते हैं ना हिमालय, हिमालय क्या होता है? हिम धन आलय मतलब बर्फ का पर्वत। तो ऐसे भी हिम धन अंक मतलब बर्फ का अंक। मतलब कोई भी द्रव जिस अंक पे, अंक मतलब यह तात्पर्य ताप, ठीक है, ताप के लिए जो भी अंक होगा उसका, तो कोई भी द्रव ताप के जिस अंक पे बर्फ में परिवर्तित हो जाता है उसे उसका हिमांक कहते हैं। सिंपल शब्दों में यदि कहा जाए कि जो जैसे पानी होता है, पानी को हम फ्रिज में जमाते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो होता है वो बर्फ में बदल जाता है। तो पानी का हिमांक क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी बर्फ में बदल जाता है। ठीक है, तो हिमांक, तो पानी का हिमांक कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये चीज तो हिमांक होता है। अब यदि हम इसको अपने सॉल्यूशन जो चैप्टर है इसके अकॉर्डिंग लिखना चाहें तो कैसे इस चीज को शो कर सकते हैं? हम इसके लिए एक छोटा सा ग्राफ बना लेते हैं। हमने ग्राफ बनाया, मान लेते हैं हमारे पास पानी है, तो पानी के लिए एक ग्राफ बना के देखेंगे तो उसका ग्राफ हमको कुछ ऐसा मिलेगा। फिर हम पानी को जमाने के बाद बर्फ बना देंगे तो बर्फ का जो वाष्पदाब का वक्र है वो हमको ऐसा मिलेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, मतलब इस पॉइंट पे जो पानी था और जो बर्फ था दोनों के वाष्पदाब एक दूसरे से मिलते हैं, और जहां पे दोनों के वाष्पदाब के वक्र एक दूसरे से मिलते हैं इस बिंदु को कहते हैं हिमांक। वो कितना डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, हल्के पानी के लिए हमको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा, बाकी अन्य द्रव के लिए वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये हिमांक, तो अब इसके अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन बनेगा उसका कि किसी पदार्थ का हिमांक वह ताप होता है, ये ताप वह ताप होता है जिस पर ठोस तथा द्रव के वाष्पदाब समान होते हैं। मतलब ठोस मतलब ये बर्फ
ठोस के रूप में है और पानी मतलब द्रव के रूप में। तो किसी पदार्थ का हिमांक वह ताप होता है जिस पर ठोस तथा द्रव के वाष्प दाब के वक्र समान होते हैं। किसी न किसी पॉइंट पे ये समान होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये था हिमांक। अब हिमांक में अवनमन क्या होता है? देखो, अवनमन का मतलब यदि समझना चाहोगे तो अवनमन का मतलब समझ सकते हो कमी, कम हो रहा है। कम हो रहा है तो क्या कम हो रहा है? कम हो रहा है उसका ताप। ठीक है, मतलब जहां वो पहले 0 डिग्री सेल्सियस में जमता था वहां वो 0 से घट के -1 डिग्री सेल्सियस या -2, -3, -4 समथिंग समथिंग कुछ भी उससे कम हो जाएगा। इसे बोलते हैं हिमांक में कमी। ठीक है, तो इसे हिमांक में अवनमन भी कहते हैं। तो हिमांक में अवनमन का डेफिनेशन क्या लिखा गया है, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि शुद्ध विलायक तथा विलयन के वाष्प दाब के हिमांक के अंतर को, मतलब जो हमारे पास शुद्ध विलायक है और जो विलयन है, इन दोनों के वाष्प दाब के जो हिमांक आएगा, ठीक है, उस हिमांक के अंतर को हिमांक में अवनमन कहते हैं। ठीक है, तो एक डायग्राम समझते हैं इसके लिए अपन। ठीक है, वो डायग्राम क्या, हमने लिया एक विलायक, शुद्ध विलायक कहते हैं इसे। ठीक है, इस पॉइंट पे उसका वाष्प दाब मिल गया। सपोज कर लेते हैं कि ये 10 डिग्री सेल्सियस है। अब इस शुद्ध विलायक में हम कोई अवाष्पशील विलय मिला देंगे। ठीक है, अब विलायक में विलय मिलाने से क्या बनता है? विलयन। तो विलयन का जब हम ग्राफ बनाएंगे, ये विलयन का ग्राफ बन गया। और विलयन ग्राफ इस पॉइंट पे मिलेंगे तो 5 डिग्री सेल्सियस। वहां पहले कोई द्रव का शुद्ध विलायक 10 डिग्री सेल्सियस जम जाता था, लेकिन उसमें कोई अवाष्पशील विलय मिलाने से जब उसका विलयन बन गया, इसी का विलयन बना ना, इसी में हम कोई विलय मिलाए हैं तो इसका विलयन बन गया। अब इस विलयन का जब हमने वाष्प दाब का वक्र देखा तो इसके लिए हिमांक कितना आया? 5 डिग्री सेल्सियस। मतलब जहां पहले वो 10 डिग्री सेल्सियस में जम जाता था वहां उसमें कमी हो गई, और वो जम रहा है 5 डिग्री सेल्सियस में। तो हिमांक में अवनमन क्या कहलाएगा? हिमांक में अवनमन बराबर 10 डिग्री सेल्सियस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब 5 डिग्री सेल्सियस आंसर आएगा। घटाएंगे तो ठीक है, समझ में क्या चीज हुआ यहाँ पे? ये शुद्ध विलायक का हिमांक था, ये विलयन का हिमांक था। दोनों के अंतर को हिमांक में अवनमन कहते हैं। शुद्ध विलायक तथा विलयन के वाष्प दाब के हिमांक के अंतर को हिमांक में अवनमन कहते हैं। ठीक है, तो ये था हिमांक और हिमांक में अवनमन। अब इसके लिए थोड़ा हम ग्राफ बनाते हैं, और जैसे हमने अभी यहाँ ग्राफ बनाया वैसे एक और ग्राफ बनाते हैं, क्योंकि एग्जाम में इसका ग्राफ का विवरण भी पूछ सकता है, तो हम वो भी करके देख लेते हैं, तो और अच्छे से हिमांक में अवनमन एक्सप्लेन हो जाएगा। ओके, तो हम ग्राफ देख रहे हैं कि हिमांक में अवनमन ग्राफ। तो हमने एक वक्र बना दिया AB। AB क्या है? ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का वक्र है। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का वक्र क्या है? AB। अब इस पॉइंट पे ये जम जाता है बर्फ के रूप में, मतलब ठोस में बदल जाता है। बर्फ मतलब ठोस, तो इसका पॉइंट हो गया T0F ले लिए इसको अपन। ठीक है, T मतलब टेम्परेचर, F मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग मतलब हिमांक, तो फ्रीजिंग पॉइंट। और फिर इस शुद्ध विलायक में जब ये जम गया तो बन गया, तो कैसा बोलेंगे इसको? ठोस विलायक। तो ये BC क्या है? ठोस विलायक के वाष्प दाब का वक्र है। ठीक, लेकिन जब हमने इस शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिला दिया तो इसका जो वाष्प दाब का वक्र बनेगा वो ये बनेगा, और इसका जो हिमांक है वो पहले की तुलना में क्या होगा? कम हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे ठोस विलायक और विलयन लिख देते हैं। विलयन, इसका वाष्प दाब इस पॉइंट पे मिलते हैं, तो ये पॉइंट हो जाएगा TF। क्या क्या चीजें हैं?
ए बी है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, इसका हिमांक है टी नॉट एफ। चूंकि इस पॉइंट पे जम गया मतलब ठोस विलायक हो जाएगा, तो हमने लिखा ठोस विलायक, बर्फ के रूप में विलायक हो गया। इस विलायक में हमने कोई अवाष्य विलय मिला दिया तो विलयन का वाष्प दाब का वक्र बन गया। हाँ, एक चीज याद रखिएगा कि विलयन का वाष्प दाब का वक्र, ठीक है, विलयन के वाष्प दाब का वक्र हमेशा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के वक्र के नीचे ही बनेगा, हमेशा, ठीक है। तो ये विलयन के वाष्प दाब का वक्र बना, जो ठोस विलायक में कहा मिला, पॉइंट ई पर मिला, तो इसका विलयन का हिमांक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे ये ठोस में बदल जाता है, तो हमने इसको लिख दिया टी एफ, ठीक है। अब इन हिमांक में अवनमन के सूत्र क्या बन जाएगा, हिमांक में अवनमन मतलब जो हिमांक में कमी हो रही है, अवनमन बराबर टी नॉट एफ माइनस टी एफ, अधिक वाले टेम्परेचर से कम वाले टेम्परेचर घटा दिया। हिमांक में अवनमन का इतना मतलब तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, मतलब जो जिस टेम्परेचर पे कोई द्रव जम जाता था अब वो और कम टेम्परेचर पे जमेगा, ठीक है, ये चीज का मतलब है। तो ये हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ में आपको 2 से 3 पॉइंट शो करने हैं और लिखना है उनके बारे में, तो क्या क्या मैं बता रहा हूं आप उसको नोट कीजिएगा, ओके। तो ग्राफ में आप चीज लिखेंगे, एक हेडिंग हम दे देते हैं यहाँ पे, तीसरा पॉइंट हमने 2 पॉइंट देखा, हिमांक, दूसरा देखा हिमांक में अवनमन, तीसरा उसका ग्राफ देख रहे हैं, ठीक है। तो ग्राफ में हम 3 पॉइंट लिखेंगे, क्या क्या। पहले पॉइंट में क्या लिखना है, पहले पॉइंट पे लिखना है कि ए बी, ठीक है, और ये जो ताप देख रहे हैं ये भी विभिन्न टेम्परेचर पे ताप होंगे, विभिन्न ताप होंगे, ये वाष्प दाब हो रहा है, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ए बी, ठीक है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ए बी विभिन्न तापों पर वाष्प दाब दर्शाता है, ठीक है। फिर तथा या एवं करके देख सकते हैं, एवं ठोस विलायक का वाष्प दाब का वक्र BC, ठोस विलायक के वाष्प दाब का वक्र BC विभिन्न तापों पर वाष्प दाब का वक्र दर्शाता है, ओके। तथा बिंदु B शुद्ध विलायक के हिमांक T नॉट F को दर्शाता है, पहले पॉइंट में ये लिखना है, ओके। देन विलयन वाला पॉइंट आएगा, ये सेकेंड पॉइंट आएगा। तो सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट में यदि शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो वक्र DE विलयन के वाष्प दाब के वक्र को दर्शाता है, ठीक है, विलयन के वाष्प दाब के वक्र को दर्शाता है, जो हमेशा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के नीचे बनता है, ठीक है। तथा विलयन का हिमांक TF द्वारा दर्शाया जाता है। आई होप आप लोग को फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। यदि लिख नहीं पाए होंगे तो वीडियो थोड़ा रिवर्स कीजिएगा, देन फिर आप नोट कर लीजिएगा उसको, फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट इसका, ठीक है। आप इसके लिए थोड़ी बुक की भी मदद ले सकते हैं, पॉइंट कैसे लिखा गया है, मैं सिंपल लैंग्वेज में बताया क्या क्या लिखना है इसमें। देन थर्ड पॉइंट इसका क्या होता है, तो जो हिमांक में अवनमन होता है T डेल, अच्छा हिमांक में अवनमन हमने लिखा था, हिमांक में अवनमन T नॉट F माइनस TF, यहाँ लिख सकते हैं डेल TF, ऐसे लिख सकते हैं, हिमांक के अवनमन को इसे शो करते हैं, ओके। तो जो हिमांक में अवनमन होता है वो मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। हिमांक के अवनमन जो हम इसके अध्ययन करते हैं, उस अध्ययन के अकॉर्डिंग हमको जो सूत्र मिलता है कि जो हिमांक में अवनमन होता है वो मोललता के समानुपाती होता है। यदि हम इसको डेल टी एफ लिखें तो हमको पता है कि प्रोपोर्शनल साइन जब भी हटता है तो बराबर आता है और कांस्टेंट के आता है, तो हम इस बार कांस्टेंट सिर्फ के ना लेके के एफ ले लेते हैं, एफ छोटा सा उसके नीचे में, ठीक है। तो हमारे पास ये 3 पॉइंट इसके लाइन से बन जाते हैं। तो ये था इसके ग्राफ के बारे में विवरण। और चौथा चीज हम ये देखेंगे कि हम हिमांक में अवनमन की सहायता से कैसे विलेय के अणु भार की गणना कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हिमांक में अवनमन से जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा
कि हिमांक में अवनमन से अवाष्पशील विलेय के अणु भार की गणना करनी है। विलेय का अणु भार मतलब कहने का मतलब क्या होता है, अणु भार को दर्शाते हैं m से, मोलिकुलर वेट, और हमको पता है कि हम विलायक के लिए A लेते हैं और विलेय के लिए B लेते हैं। मैंने समझा चुका है इस चैप्टर के पहले में, आपको डाउट होगा तो आप वहां से देख लीजिएगा। तो अणु भार के लिए M लेते हैं और विलेय के लिए हम ले लेते हैं B, तो MB लिख देंगे, मतलब हमको इसकी गणना करनी है MB की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम MB की गणना कैसे कर सकते हैं। तो प्रयोगों द्वारा जो एक्सपेरिमेंट है उससे प्राप्त जो सूत्र होता है, प्रयोगों द्वारा प्राप्त सूत्र डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू स्मॉल एम, इक्वेशन फर्स्ट ये बन गया, तथा मोललता की परिभाषा से अब स्मॉल एम इज इक्वल टू, जो सूत्र था मोललता में हम लोगों ने निकाला था, मोललता वाले टॉपिक आप देख लीजिएगा, सूत्र निकला था WB इंटू 1000 बाय MB इंटू WA, ये सूत्र हमने निकाला था। तो समीकरण 2, समीकरण 1 में m है और समीकरण 2 में m की वैल्यू है, तो हम m की वैल्यू को समीकरण 1 में रख देंगे, तो हम लिख सकते हैं कि m का मान समीकरण 1 में रखने पर स्मॉल m इज इक्वल टू डेल टी एफ इक्वल टू के एफ, m का ये वाला मान यहाँ पुट कर देते हैं, तो इंटू WB इंटू 1000 बाय MB इंटू WA, निकालना है हमको MB बस केवल, विलेय का अणु भार करना, तो इसको यहाँ कर देते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं, तो MB इज इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 बाय MB बोलते हैं डेल टी एफ इंटू WA, ये आ गया अवाष्पशील विलेय के अणु भार की गणना करना। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया कि हिमांक में अवनमन से अवाष्पशील विलेय के अणु भार की गणना किस प्रकार की जा सकती है, उसके लिए एक सूत्र है, इस सूत्र का यूज करके हम निकाल सकते हैं। इस सूत्र से संबंधित जो न्यूमेरिकल है, जब हम इस चैप्टर खत्म हो जाएगा तब लास्ट में एक न्यूमेरिकल के वीडियो बनेगा, तब उसमें समझेंगे हम न्यूमेरिकल्स को। तो आखिर जो ये क्वेश्चन था कि हिमांक में अवनमन, आखिर इस हिमांक में अवनमन से हमको फायदा क्या होता है और कहाँ पे इसका यूज होता है, अब इस बारे में कुछ क्वेश्चंस की सहायता से चर्चा कर ली जाती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, सड़क पर जमी बर्फ को पिघलाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है और क्यों। ठीक है, तो सड़क पर जमी बर्फ को पिघलाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है और क्यों। तो ये सड़क पर बर्फ कैसे जमता है, जैसे जो ठंडे प्रदेश होते हैं, जैसे हमारे भारत देश में हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, और ठंड के समय में यहाँ क्या होता है कि सड़कों पर बहुत सारा बर्फ एकत्रित हो जाता है, जिस कारण आवागमन में समस्या होती है, गाड़ी एक स्थान से दूसरे नहीं जा पाती, लोग क्रॉस नहीं कर पाते, एक जगह दूसरे नहीं जा पाते, तो सड़क पूरी तरीके से क्या होता है, बर्फ से ढका रहता है। तब जो इस बर्फ को या तो हम मशीन के द्वारा हटाएंगे या तो हिमांक में अवनमन का यूज करके हटाएंगे। तो हिमांक में अवनमन का यूज किस प्रकार से होता है वो समझ लेते हैं। तो सड़क पर जमी बर्फ को पिघलाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करता है, तो हम सड़क पर जमी बर्फ को हटाने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं वो होता है NaCl। NaCl का एक और नाम होता है जिसका उपयोग घर में खाने पीने में करते हैं। ठीक है, बहुत ही जरूरी चीज होता है। यदि आपको इसका नाम पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसका नाम लिखेंगे कि NaCl को और किस नाम जानते हैं। सोडियम क्लोराइड तो बोलते हैं, लेकिन खाने की चीजों में हम इसे किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो NaCl का उपयोग को करते हैं इसमें अपन सड़क पर जमी बर्फ को पिघलाने के लिए। तो हम देखते हैं कि बर्फ
बर्फ का सूत्र भी H2O ही रहता है, ठीक है। जल का सूत्र भी, बर्फ का सूत्र भी, वो जम गया तो भी। अब इसमें NaCl मिलाने से क्या होता है, NaCl मिलाने से इसके हिमांक में कमी होती है, हिमांक में कमी, जिसे अपन कहते हैं हिमांक में अवनमन का उत्पन्न होना, ठीक है। मतलब कहने का साफ मतलब ये है कि जहां बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जमता था, उसमें अब NaCl मिला देने से उसका हिमांक में कमी हो जाएगी और वो 0 पे ना जम के लगभग 10 डिग्री सेल्सियस जमेगा। लेकिन वहां का वातावरण का टेम्परेचर यदि सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही है, माइनस लगेगा ना, -10 डिग्री सेल्सियस के आसपास नहीं है उसका, तो वहां पे बर्फ के पानी जो है बर्फ के रूप में नहीं रहेगा, वो क्या होगा, पिघल जाएगा, ठीक है। समझे इसका मतलब क्या होता है कि जहां पे बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता था, अब वो 0 पे ना जम के और कम होके -10 पे जमेगा NaCl मिलाने के कारण। और जब वो -10 पे जमेगा, यदि वहां का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा तो बर्फ के रूप में नहीं होगा, सीधे क्या होगा, वो पिघल जाएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन। तो सड़क पर जमी बर्फ को पिघलाने के लिए किस प्रकार का उपयोग जाता है, क्यों, तो सड़क पर जमी बर्फ को पिघलाने के लिए NaCl का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से बर्फ के हिमांक में कमी हो जाती है, अर्थात उसके हिमांक में अवनमन उत्पन्न हो जाता है और बर्फ पिघलकर साफ हो जाती है रोड से। ओके, ये था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, वाहनों के रेडिएटर में, जो गाड़ियां होती है 4 व्हीलर, उनमें रेडिएटर होता है, रेडिएटर में जल भरा होता है। रेडिएटर में जल का काम सिर्फ ये होता है, जल का काम प्रशीतक के रूप में होता है। प्रशीतक मतलब ठंडा करने वाला, मतलब जब गाड़ी का इंजन गर्म हो जाए तो ये केवल ठंडा करने के काम आता है उसको, ठीक है। तो वाहनों के रेडिएटर में एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। अब वाहनों के रेडिएटर में जल रहता है तो उसमें उस जल में एथिलीन ग्लाइकॉल क्यों मिलाते हैं, जल तो अच्छा चीज है ठंडा करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यदि हम वाहनों को वही ठंडे प्रदेशों में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड साइड चलाएंगे, ठीक है, या फिर और भी कई देश जहाँ बहुत ज्यादा ठंडा प्रदेश, जैसे रूस हो गया, ये सब, तो वहां यदि वाहनों को हम चलाते हैं और वहां का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है या उससे कम है, तो इस स्थिति में रेडिएटर में जो जल है वो तो बर्फ के रूप में बदल जाएगा, और जब वो बर्फ के रूप में बदल जाएगा तो उसके फटने की संभावना हो जाएगी और ना ही वो वाहन को ठंडा कर पाएगा। तो इस स्थिति को बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि उसके रेडिएटर में जल के साथ साथ एथिलीन ग्लाइकॉल भी मिला देते हैं। एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाने से क्या होता है कि ये बर्फ को जमने से रोक देता है, ये भी उसके हिमांक में कमी कर देता है। तो जहां टेम्परेचर 0 डिग्री पे जम रहा था वो 0 पे नहीं जमाएगा, 0 पे जमने नहीं देगा। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तब वो जम सकता है, ठीक है। बात समझ में आ गई कि वाहनों के रेडिएटर में हम एथिलीन ग्लाइकॉल का यूज क्यों करते हैं, ताकि जल का जो हिमांक वो कम हो जाए और रेडिएटर में जल ना जमे। ओके, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर था। तीसरा क्वेश्चन है, हिमरोधी किसे कहते हैं, ठीक है। हिमरोधी तो वे पदार्थ जो किसी विलायक में मिलाने से उसके हिमांक में अवनमन उत्पन्न कर देते हैं। वे पदार्थ जो किसी विलायक में मिलाने से उसके हिमांक में अवनमन उत्पन्न कर देते हैं, हिमरोधी कहलाते हैं। एग्जाम्पल NaCl, दूसरा एग्जाम्पल एथिलीन ग्लाइकॉल। और वर्तमान में जो सबसे ज्यादा हिमरोधी के रूप में, बहुत सारी चीजों में हिमरोधी के रूप में जो यूज किया जाता है वो होता है एथिलीन ग्लाइकॉल, जिसका सूत्र होता है CH2OH। 11th में पढ़े थे, 12th में भी डिस्कस करेंगे इसके सूत्र के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे प्राश्रयताप क्या होता है। ओके, ये टॉपिक सिर्फ इतना ही था आज के लिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जल्दी प्राप्त हो जाएंगे। थैंक यू।